नमस्ते और स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक है। शीर्षक है इंडियाज 5-year प्लान्स 1951 to 2017, अ जर्नी ऑफ डेवलपमेंट। नमस्ते। और ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये एक तरह से आज़ाद भारत की पूरी आर्थिक कहानी है। बिल्कुल, एक ही पन्ने पर। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस इन्फोग्राफिक के हर हिस्से को, हर योजना को क्रम से समझें, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से, ताकि सब कुछ साफ हो जाए। हाँ, क्योंकि ये योजनाएं सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये एक नए देश के भविष्य को एक आकार देने की कोशिश थी। हर योजना उस वक्त की चुनौतियों को दिखाती है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। जी। इन्फोग्राफिक के अनुसार मुख्य उद्देश्य था कृषि, सिंचाई और विभाजन के बाद आर्थिक सुधार। और ये बहुत स्वाभाविक था। देखिए, देश अभी-अभी विभाजन की त्रासदी से गुजरा था। सबसे बड़ी चुनौती थी करोड़ों लोगों का पेट भरना। हम एक भयानक खाद्य संकट का सामना कर रहे थे। तो मतलब इंडस्ट्री से पहले रोटी। बिल्कुल। इसीलिए ग्रो मोर फूड कैंपेन जैसे कार्यक्रम चलाए गए। और इसके लिए जो मॉडल अपनाया गया वो था हैरो डोमर मॉडल। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, पर इसका आइडिया बहुत सीधा है। ये मॉडल बस इतना कहता है कि देश की आर्थिक वृद्धि निवेश की दर पर निर्भर करती है। मतलब आप जितना ज्यादा और जितनी जल्दी पैसा लगाएंगे, अर्थव्यवस्था उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, तो सरकार ने सारा निवेश बांधों और सिंचाई में लगा दिया। इन्फोग्राफिक में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड का जिक्र भी है और एक बांध का प्रतीक भी बना है। एग्जैक्टली। और ये प्लान काम कर गया। ये जानना परीक्षा के लिए भी जरूरी है। हाँ, इन्फोग्राफिक में साफ लिखा है कि उपलब्धि ये थी कि लक्ष्य था 2.1% विकास दर का, लेकिन हासिल हुई 3.6%। जो उस वक्त के हिसाब से एक जबरदस्त सफलता थी। और इसी सफलता ने आगे की योजनाओं के लिए एक मजबूत नींव रखी। तो पहली योजना सफल रही। अब आते हैं दूसरी पर, 1956 से 1961। यहाँ तो कहानी पूरी तरह पलट गई। हाँ, एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। देश सीधे सीधे से हटकर औद्योगिक विकास और भारी उद्योगों पर चला गया। इन्फोग्राफिक में एक फैक्ट्री का प्रतीक भी है। और इसके पीछे थे पीसी महालनोबिस। उनके मॉडल का सार ये था कि अगर हमें सच में आत्मनिर्भर बनना है तो हमें वो मशीनें बनानी होंगी जो दूसरी मशीनें और दूसरे उद्योग बनाती हैं। मतलब मशीन बनाने वाली मशीनें। बिल्कुल। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र पर यानी सरकारी कंपनियों पर बहुत जोर दिया गया। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में नए स्टील प्लांट लगाए गए। लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। इन्फोग्राफिक में विफलताओं का भी जिक्र है। कृषि की उपेक्षा, भोजन की कमी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा दाव था। हमने भविष्य के उद्योगों के लिए आज की खेती को थोड़ा नजरअंदाज कर दिया। नतीजा ये हुआ कि देश में फिर से खाने की कमी होने लगी। और एक और विफलता थी, विदेशी मुद्रा संकट। वो इसलिए क्योंकि ये भारी मशीनरी और टेक्नोलॉजी हमारे पास तो थी नहीं। हमें ये सब विदेशों से आयात करना पड़ रहा था और उसके लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती थी, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार वो तेजी से खाली हो गया। तो मतलब पहली और दूसरी योजना में ये जो प्राथमिकता का बदलाव है, इस पर परीक्षा में सवाल बन सकता है। निश्चित रूप से। कृषि बनाम उद्योग, ये एक क्लासिक बहस है। ठीक है। अब इन्फोग्राफिक में तीसरी योजना के बाद सीधे 1966 से 1969 की वार्षिक योजनाओं का जिक्र है। यहाँ एक टूटे हुए तीर और युद्ध का प्रतीक है। हाँ, ये भारत के योजना इतिहास का एक बहुत मुश्किल दौर था। इसे प्लान हॉलिडे भी कहते हैं। और कारण साफ है, 1962 का चीन भारत युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और एक भयानक सूखा। इन तीन बड़े झटकों ने देश के संसाधनों पर इतना दबाव डाला कि सरकार के पास 5 साल की लंबी योजना बनाने की न तो स्थिरता थी न ही पैसा। जी, ये दिखाता है कि बाहरी और प्राकृतिक कारक आपकी आर्थिक प्लानिंग को कैसे पटरी से उतार सकते हैं। इस ब्रेक के बाद आती है चौथी योजना, 1969 से 1974। उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास और भोजन में आत्मनिर्भरता। मतलब पिछली गलतियों से सीखा गया। बिल्कुल। 2 युद्धों और सूखे ने यह साफ कर दिया था कि हम खाने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। इसीलिए इस योजना का केंद्र बिंदु बनी हरित क्रांति। इन्फोग्राफिक में ग्रीन रेवोल्यूशन को कैपिटल लेटर्स में हाईलाइट भी किया गया है। हाँ, क्योंकि ये एक गेम चेंजर था। इसका मकसद था उच्च उपज वाले बीज, खाद और बेहतर सिंचाई का इस्तेमाल करके कृषि उत्पादन को
मतलब नाटकीय रूप से बढ़ाना। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा कदम था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। यहाँ एक बैंक का प्रतीक भी है। बहुत गहरा संबंध है। हरित क्रांति के लिए किसानों को ट्रैक्टर, बीज, खाद खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि बैंकिंग सेवाएं और लोन वो गांवों और कृषि क्षेत्रों तक पहुंचे। और इसी योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा भी आया। जी, ये नारा राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तरह से बहुत महत्वपूर्ण था। और नतीजा इन्फोग्राफिक के हिसाब से उपलब्धि थी अनाज का अधिशेष, मतलब हम आत्मनिर्भर हो गए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। अब आते हैं 5वीं योजना पर 1974 से 1979। यहाँ गरीबी हटाओ सिर्फ एक नारा नहीं रहा, बल्कि योजना का मुख्य उद्देश्य बन गया। ये पहली बार था जब किसी योजना ने सीधे गरीबी पर हमला करने का लक्ष्य रखा। अब बात सिर्फ विकास की नहीं थी, बल्कि विकास के फायदों के बंटवारे की भी थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ये सब उसी का हिस्सा थे। जी। लेकिन यहाँ इन्फोग्राफिक में एक जरूरी नोट है। इसे 1978 में जनता सरकार द्वारा 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और ये भारत की राजनीति में एक नए अस्थिर दौर को दिखाता है। सरकार बदलने से आर्थिक नीतियां कैसे प्रभावित हो सकती हैं, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। और इसी अस्थिरता का नतीजा था अगला प्रयोग, रोलिंग प्लान, 1978 से 1980 तक। ये क्या कॉन्सेप्ट था? रोलिंग प्लान का आइडिया ये था कि 5 साल के एक फिक्स्ड योजना की जगह हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा और उसके आधार पर अगले कुछ सालों के लिए नए लक्ष्य तय होंगे। मतलब ज्यादा लचीला सिस्टम। हाँ, ये गुन्नार मेयरदल की अवधारणा थी, लेकिन ये भी राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गया। 1980 में कांग्रेस सरकार वापस आई और इसे खत्म कर दिया। अब हम कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर आते हैं, 1990 से 1992, जिसे नो प्लान पीरियड कहा गया है। ये आजाद भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा आर्थिक भूचाल था। कारण थे राजनीतिक अस्थिरता और 1991 का गंभीर आर्थिक संकट। देश सचमुच दिवालिया होने की कगार पर था। हमारे पास सिर्फ कुछ हफ्तों का आयात बिल चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा बची थी। हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। और इसी संकट ने जन्म दिया एलपीजी सुधारों को, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। बिल्कुल, इस संकट ने भारत को अपनी बंद अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने पर मजबूर कर दिया। ये एक मजबूरी में उठाया गया कदम था, लेकिन इसने भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। और इस नए युग की शुरुआत होती है 8वीं योजना से, 1992 से 97। जी, एलपीजी सुधारों के बाद की पहली योजना। उद्देश्य था मानव विकास और रोजगार, और उपलब्धियां थी तेज आर्थिक विकास और उच्च निर्यात। यहां आप देख सकते हैं कि अब जोर सिर्फ कारखानों पर नहीं, बल्कि मानव विकास पर था। मतलब क्या लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है? विकास का दायरा बड़ा हो रहा था। फिर 9वीं योजना 1997 से 2002, उद्देश्य न्याय, कृषि और ग्रामीण विकास के साथ विकास। यहाँ विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। ये दिखाता है कि नियोजन अब सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं हो रहा था। पंचायती राज के जरिए विकास की ताकत को गांवों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। और फिर 10वीं योजना 2002 से 7। लक्ष्य और भी बड़े हो गए। गरीबी को 5% तक कम करना, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। हाँ, लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी थे। लेकिन इन्फोग्राफिक में यहाँ एक विफलता का भी जिक्र है। लक्ष्य पूरी तरह से हासिल नहीं हुए। और ये एक जरूरी रियलिटी चेक है। ये दिखाता है कि तेज आर्थिक विकास के बावजूद गरीबी और बेरोजगारी जैसी गहरी समस्याओं को जड़ से खत्म करना कितना मुश्किल है। अब हम अंतिम 2 योजनाओं पर आते हैं। 11वीं योजना 2007 से 12। इसका थीम था समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास का मतलब है ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ लोगों तक। और इसी सोच के तहत आरटीआई, शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसे कार्यक्रम आए। बिल्कुल, ये सब इसी सोच का नतीजा थे कि विकास का फायदा जानकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में सब तक पहुंचे, कोई पीछे ना छूटे। और फिर आती है आखिरी 12वीं योजना 2012 से 17। थीम था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। यहाँ एक नया और बहुत महत्वपूर्ण शब्द जुड़ा, सतत यानी सस्टेनेबल। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अब हम सिर्फ तेज विकास नहीं चाहते, बल्कि ऐसा विकास चाहते हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी टिकाऊ हो। मतलब जो सफर सिर्फ पेट भरने की जरूरत से शुरू हुआ था,
वो अब इस ग्रह को बचाने की जिम्मेदारी तक पहुंच गया था। प्रिसाइजली। ये नियोजन के विकास का अंतिम चरण था, जहां आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को बराबर का महत्व दिया गया। और फिर कहानी में एक आखिरी बड़ा मोड़ आता है, इन्फोग्राफिक का अंतिम बिंदु, एंड ऑफ 5-year प्लान्स। जी, 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई। यहाँ उसका लोगो भी है। ये एक युग का अंत था। योजना आयोग एक टॉप डाउन दृष्टिकोण पर काम करता था, मतलब केंद्र योजना बनाता था और राज्यों से लागू करते थे। और नीति आयोग इससे अलग कैसे है? नीति निर्माण में एक सक्रिय भागीदार मानता है। इसे सहकारी संघवाद कहते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक अद्भुत सफर रहा है। कृषि से भारी उद्योग, फिर गरीबी उन्मूलन और अंत में समावेशी और सतत विकास तक। बिल्कुल। ये इन्फोग्राफिक सिर्फ योजनाओं का चार्ट नहीं है, बल्कि स्वतंत्र भारत के आर्थिक विकास की यात्रा का एक नक्शा है। हर योजना ने पिछली की सफलताओं और विफलताओं से सीखा। आज के इस विश्लेषण के बाद एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, योजना आयोग को समाप्त करने और नीति आयोग को लाने के साथ क्या भारत की विकास रणनीति में नियोजन यानी प्लानिंग का महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है, या इसने बस एक नया, ज्यादा लचीला और सहयोगी रूप ले लिया है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा।